Hi, dear students, learners, and all my seniors and juniors who are here on this channel, who is watching me on this channel. You all are welcome here warmly. I hope you would have enjoyed all the previous videos I have created so far and uploaded. All the things I have uploaded so far, we have tried consciously to do everything to our deepest insight or level. Everything is explicit, and I want to just add the information as much it is possible from the different sources like internet, from the textbook, and all the information we have gathered already. You know that if you talk about the epistemology, it is completely the ocean. It is not completely limited to a single bucket of water. So as much as you practice of something else, you have immense knowledge of that thing. So I think that we are going to now cover block number 2 of psychopathology of BPC 014. And before this, we have already covered all the units of block number 1 of BPC 014 of psychopathology. All the parts we have covered in multiple videos, and they are in part number 1, part number 2, and so on. So far, you would have enjoyed all these videos. You can leave your own opinion in the comment box, and we would just try to work on it as much as it is possible. By then, just take care of yourself and enjoy all the parts and videos of block number 2 with all the units. Hi, welcome on Easy Learning. Now we are going to complete the next part of block 2 unit 1. इट इज़ चाइल्डहुड डिप्रेशन. तो ये जो है चाइल्डहुड डिप्रेशन के बारे में दिया हुआ है. आप चाइल्डहुड तो जानते ही हैं, बचपना की अवस्था होती है, और डिप्रेशन का मतलब होता है जब किसी चीज़ से आपका डिजेक्शन हो जाता है, बिल्कुल आप खिन्न हो जाता है, बिल्कुल उदास हो जाते हैं, तो उसी के जो है वो चाइल्डहुड डिप्रेशन कहा जाता है. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. अब देखते हैं ये चाइल्डहुड डिप्रेशन के बारे में क्या दे रखे हैं, आखिर ये वर्ड कहाँ से लिया गया है, आखिर ये वर्ड जो है क्या क्या चीज़ को बताती है, तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं. तो इसमें दे रखे हैं कि डिस्पाइट रिपोर्ट्स ऑफ चाइल्डहुड डिप्रेशन डेटिंग एज बैक एज द 1930s. क्या हुआ था कि 1930s के पहले जो है एक बार चाइल्डहुड जो डिप्रेशन है उनके समय में एक जो है रिपोर्ट आए थे. तो उस रिपोर्ट के बावजूद भी, डिस्पाइट मतलब के बावजूद भी, देयर वाज अर्ली स्केप्टिसिज्म वेदर चिल्ड्रन वर कैपेबल ऑफ एक्सपीरियंसिंग डिप्रेशन. यह शुरुआत में आशंका जताई गई. अर्ली स्केप्टिसिज्म मतलब शुरुआत की जो आशंका होती है उसी को स्केप्टिसिज्म कहा जाता है. वह यह जताई गई कि जो चिल्ड्रन है वो डिप्रेशन को एक्सपीरियंस करने के लायक थे या नहीं थे. ठीक है, डिप्रेशन जो उनके अंदर होती थी उनको वो अनुभव करने के लायक या कैपेबल थे कि नहीं थे. इन द 1960s it was thought that depression in children manifested as delinquent behaviors, whereas the 1970s ushered in the belief that children could experience depressed feelings but only on a temporary basis, that is adjustment reaction. कहते हैं 1960s का एक ऐसा दौर था, या सोचा गया या माना गया कि चिल्ड्रन के अंदर जो डिप्रेशन है वो इस बात का प्रमाण था या मैनिफेस्टेशन था या मैनिफेस्ट किया गया था. ठीक है, और वो इसीलिए किया गया क्योंकि डिलिंक्वेंट बिहेवियर्स, या यह भी कह सकते हैं कि जो चिल्ड्रन के अंदर जो डिप्रेशन थी उसे डिलिंक्वेंट बिहेवियर के रूप में मैनिफेस्ट किया गया. डिलिंक्वेंट बिहेवियर का मतलब होते हैं जब बचपने में जो बच्चे होते हैं वो कई बार गलती करते हैं, अपराध किस्म के जो है वो वर्क करते हैं, तो उसी को डिलिंक्वेंट बिहेवियर कहा जाता है. Whereas the 1970s ushered in the belief, जबकि 1970s जो है वह इस विश्वास की ओर ले गया. अशर का मतलब किसी
क्षेत्र में ले जाना, किसी और ले जाना, दैट चिल्ड्रन को एक्सपीरियंस डिप्रेस्ड फीलिंग्स, कि चिल्ड्रन जो है वो डिप्रेस्ड फीलिंग को जो है वो एक्सपीरियंस कर सकता है, बट ओनली ऑन ए टेम्पररी बेसिस, लेकिन क्षणिक पल के आधार पे कर सकता है, वो हमेशा के लिए नहीं कर सकता है। मतलब एडजस्टमेंट रिएक्शन के रूप में यहाँ पे दे रखा है कि कभी उनके अंदर में डिप्रेशन आती है तो अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं। Today it is recognized that children can experience the entire gamut of depressed feelings, from depressed mood to depressed syndromes to depressive disorders. और आज यह पहचाना जाता है या माना जाता है या जान लिया जाता है कि चिल्ड्रन एंटायर जो गैमट होती है, एंटायर गैमट का मतलब होता है कि पूरा का पूरा जो रेंज होता है आपका शुरू से लेकर लास्ट तक, उसको एंटायर गैमट कहा गया है। जो डिप्रेस्ड फीलिंग की होती है उसको वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं? तो डिप्रेस्ड मूड से लेकर के डिप्रेस्ड सिंड्रोम तक। सिंड्रोम का मतलब होता है लक्षण, जो पूरा का पूरा जो लक्षण बता दे कि ये डिप्रेशन में है, और यहाँ से लेकर के डिप्रेसिव डिसऑर्डर तक। Although there is controversy whether children and adolescents express the same symptoms as adults, and how to best categorize, assess and treat the disorders in children and youth. कहते हैं भले ही यहाँ पर में एक विवाद है कि जो चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स है वो एक ही प्रकार के सिम्टम जो है वो एडल्ट की तरह जो है वो एक्सप्रेस करते हैं कि नहीं। मतलब इनका कहना यह है कि चिल्ड्रन और जो एडल्ट्स हैं या एडोलेसेंट है वो एडल्ट के रूप में एक ही सिम्टम को दिखाते हैं, या उनका सिम्टम जो लक्षण है वो अलग अलग हैं दोनों के। और अगर है भी तो क्या सबसे अच्छा रहेगा उनको कैटेगराइज करने का, उनको अलग अलग करने का, उनको एसेस करने का। एंड ट्रीट द डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन एंड बोथ, और चिल्ड्रन और बोथ जो यूथ हैं मतलब उन दोनों को जो अलग अलग तरीके से जो इलाज करने का क्या रास्ता बचेगा, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे दे रखे हैं। अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में इसमें एंट्री करते हैं। इसके बाद इस पैराग्राफ में है कि करेंटली चाइल्डहुड डिप्रेशन इज़ क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू एसेंशियली द सेम DSM डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एज आर यूज्ड फॉर एडल्ट्स। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन DSM-4 2000 कहते हैं अभी वर्तमान में जो है जो चाइल्डहुड डिप्रेशन है इसे वर्गीकृत किया जाता है आवश्यक रूप से DSM डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के हिसाब से, जो कि एडल्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन DSM-4 में। However, recent research on the neurobiological correlates and treatment responses of children, adolescents and adults has shown clear differences in hormonal levels and in the response to treatment। कहते हैं फिर भी आधुनिक जो रिसर्च है जो न्यूरोबायोलॉजिकल के ऊपर की गई है, ये न्यूरोबायोलॉजिकल कोरिलेट्स एंड ये इन बातों को जोड़ती है और उन ट्रीटमेंट को भी जोड़ती है जो चिल्ड्रन को, एडल्ट्स को और एडोलेसेंट्स को जो है वो कोई न कोई जो है वो रास्ता दिखाती है, रिस्पॉन्स करती है। हैज़ शोन क्लियर डिफरेंसेस इन हार्मोनल लेवल्स, और ये सारी चीज़ें मिला करके हार्मोनल लेवल के जो अंतर हैं उनको बताते हैं, और साथ ही साथ ट्रीटमेंट के जो उपाय होते हैं, रिस्पॉन्स होते हैं, उनके बारे में भी बताते हैं। One modification used for diagnosing depression in children is that irritability is often found as a major symptom and can be substituted for depressed mood। एक जो इसमें सुधार जो है जो यूज़ किए जाते हैं खास करके जो बच्चे डिप्रेशन में रहते हैं उनको डायग्नोज करने के लिए, उनको रोग के लक्षण को जानने के लिए, वो ये है कि जो इरिटेबिलिटी है मतलब चिड़चिड़ापन है। इरिटेबिलिटी क्या होते हैं? चिड़चिड़ापन होते हैं। ये अक्सर जो है एक मेजर सिम्टम के रूप में पाया जाता है, मतलब मुख्य लक्षण के रूप में पाया जाता है। एंड कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर डिप्रेस्ड मूड, और इसके जगह पर में डिप्रेस्ड मूड को भी रखा जा सकता है। चाइल्डहुड डिप्रेशन इंक्लूड्स बिहेवियर सच एज विथड्रॉल, क्राइंग, अवॉइडेंस ऑफ आई कॉन्टैक्ट। और चाइल्डहुड जो डिप्रेशन होते हैं उसमें ऐसे बिहेवियर शामिल होते हैं जैसे कहीं से हट जाना, विथड्रॉल करना, शोर करने लगना, क्राइंग करना, आई कांटेक्ट ना मिलाना,
किसी से आँख में आँख मिला के बात नहीं करना। फिज़िकल कंप्लेंट्स मतलब जो शारीरिक जो कंप्लेंट होती है उनके बारे में बताते हैं। पुअर एपिटाइट का मतलब भूख कम लगना, भूख जो होती है वो कम लगती है इसमें। एंड इवन एग्रेसिव बिहेवियर एंड इन सम केसेस सुसाइड, और इसमें कुछ आक्रामक जो है बिहेवियर होते हैं और कुछ केसेस में तो ऐसा भी होते हैं जो सुसाइड भी करने लगते हैं। आगे दे रखे हैं इसमें, इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ इसमें दे रखे हैं, डिप्रेशन ऑफ इन चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स अकर विद हाई फ्रीक्वेंसी। कहते हैं चिल्ड्रन और एडोलसेंट में जो डिप्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी के साथ होते हैं। द पॉइंट प्रिवलेंस रेट एट द टाइम ऑफ द असेसमेंट ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू बी बिटवीन 0.4 and 2.5% for children and between 4.0 and 8.3% for adolescents। जो प्रिवलेंस की जो पॉइंट है यहाँ पर में जो असेसमेंट के समय का जो रेट है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की, इसे 0.4 और 2.5% जो है चिल्ड्रन के बीच जो है वो एस्टिमेट किया गया है, और 4.0 से लेके 8.3% जो है एडोलेसेंट्स के बीच में आंका गया है। द लाइफ टाइम प्रिवलेंस फॉर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स इन एडोलेसेंस इज बिटवीन। कहते हैं अगर पूरी जीवन में अगर इसकी उपस्थिति को देखा जाए, प्रिवलेंस को देखा जाए, जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होते हैं एडोलेसेंस में, तो ये 15 से लेकर के 20% के बीच होती है। बिफोर एडोलेसेंस रेट्स ऑफ डिप्रेशन आर समवॉट हायर इन बॉयज़। कहते हैं एडोलेसेंस से पहले या एडोलेसेंस के सामने जो डिप्रेशन की जो रेट होती है वो कुछ बॉयज़ में ज़्यादा ही होती है, बट डिप्रेशन अकर्स एट अबाउट ट्वाइस द रेट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स। लेकिन डिप्रेशन जो होते हैं वो जो एडोलेसेंट गर्ल होती है, जो जितना उनका रेट होता है उनकी तुलना में लगभग दोगुना होती है एज़ फॉर एडोलेसेंट्स बॉयज़। अगर एडोलेसेंट्स बॉयज़ की बात करें तो चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं 1.8.1 में एटियोलॉजी ऑफ चाइल्डहुड डिप्रेशन। चाइल्डहुड डिप्रेशन जो होते हैं उनके क्या क्या लक्षण होते हैं उसको एटियोलॉजी कहा जाता है। तो एटियोलॉजी के बारे में इसमें दे रखे हैं कि आपके As with adults, evidence suggests that biological and psychological factors play a role in the development of depression in children। कहते हैं जैसे कि एडल्ट्स के साथ होती है, एविडेंस इस बात को सुझाव देती है कि इसमें जो जीव विज्ञान से संबंधित है या बायोलॉजिकल है और साइकोलॉजिकल कुछ कारक ऐसे हैं जो कि चिल्ड्रन के अंदर जो डिप्रेशन की डेवलपमेंट होती रहती है उनको रोल को प्ले करने में ये अपना भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले चलते हैं कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में दे रखे हैं कि देयर अपीयर्स टू बी एन एसोसिएशन बिटवीन पेरेंटल डिप्रेशन एंड मूड प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन। अब यहाँ पर मैं आपका पेरेंट का डिप्रेशन कैसा है, माता पिता किस तरीके से डिप्रेशन से गुजरते हैं, साथ में जो चिल्ड्रन के अंदर में जो मूड प्रॉब्लम है वो कैसा है, इन दोनों को जोड़ के देखा जाता है। इन दोनों को क्या किया जाता है, एक साथ लिया जाता है और इन दोनों को एक साथ ऐड करके और फिर देखा जाता है। अकॉर्डिंग टू ए स्टडी, चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट्स विद मेजर डिप्रेशन वर मोर इम्पेयर्ड, रिसीव्ड मोर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड हैड मोर साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस दैन चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट विद नो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। एक स्टडी किया गया और उनके अनुसार से कहते हैं ऐसे चिल्ड्रन के पेरेंट्स जिन पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन था वो काफ़ी ज़्यादा इम्पेयर्ड थे। इम्पेयर्ड का मतलब कि बहुत सारी खराबियां उनके अंदर थी और ऐसे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी या उनको मिली थी। रिसीव्ड मोर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड हैड मोर साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस, और उन्हें काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल जो है डायग्नोसिस करवाए गए थे। दैन चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट्स, खास करके उन बच्चों की तुलना में जिनके माता पिता जो है उनको कोई भी प्रकार का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं था। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर पेरेंट्स के अंदर में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स रहते हैं तो वो ट्रांसमिट होकर के बच्चों के अंदर चले जाते हैं, और जितना ज़्यादा पेरेंट्स को साइकोलॉजिकल
डायग्नोसिस हुआ है, ट्रीटमेंट हुआ है, उतना ही ज़्यादा जो है उनके बच्चे के अंदर ये लक्षण जो है वो देखा गया है। A controlled study of family history and onset of depression found that children from mood disorder families had significantly higher rates of depression than those from non-disorder families. और एक फैमिली हिस्ट्री की जो है कंट्रोल स्टडी की गई और जब डिप्रेशन शुरू होती है तो उनको की गई और ये इसमें पाए गए कि जो चिल्ड्रन होते हैं जो मूड डिसऑर्डर फैमिलीज से होते हैं वो महत्वपूर्ण तरीके से उनमें डिप्रेशन की जो है दर होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, ख़ास करके उन बच्चों की तुलना में जिन फैमिली के अंदर में कोई भी डिसऑर्डर नहीं है देन दोज फ्रॉम नॉन डिसऑर्डर फैमिलीज़। इसके बाद दे रखें द सुसाइड अटेम्प्ट रेट हैज़ ऑल्सो बीन शोन टू बी हायर फॉर चिल्ड्रन ऑफ डिप्रेस्ड पेरेंट्स। कहते हैं जो ये जो आत्महत्या की जो प्रयास करने की जो दर है ये खास करके उन बच्चों में जो है काफ़ी ज़्यादा देखी गई है जिनके पेरेंट्स जो है डिप्रेस्ड होते हैं, ऑफ डिप्रेस्ड पेरेंट्स, खास करके 77.8% दे रखे हैं देन फॉर द ऑफ स्प्रिंग ऑफ कंट्रोल पेरेंट। और इनकी तुलना उन शिशु को किया गया, ऑफ स्प्रिंग से किया गया जिनके पेरेंट्स अपने आप को कंट्रोल में रखते थे, उनको कोई साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस या डिप्रेशन नहीं था। ऑल दिस कोरिलेशंस सजेस्ट ए पोटेंशियल जेनेटिक कंपोनेंट टू चाइल्डहुड डिप्रेशन बट इन ईच केस लर्निंग कुड ऑल्सो बी द कैजुअल फैक्टर। ये जितने भी साथ के जो कोरिलेशन है इस बात का सुझाव देते हैं कि एक संभावित जेनेटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो चाइल्डहुड डिप्रेशन में दिखाते हैं, लेकिन हर एक हालत में लर्निंग जो होते हैं ये भी एक कैजुअल फैक्टर हो सकते हैं। अदर बायोलॉजिकल फैक्टर्स माइट आल्सो मेक चिल्ड्रन वल्नरेबल टू डिप्रेशन। कुछ और भी बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो चिल्ड्रन को जो है डिप्रेशन की ओर ले जाते हैं और आसानी से चिल्ड्रन जो है वो वल्नरेबल मतलब आसानी से जो है वो इस कारण से डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। These factors include biological changes in the neonate as a result of alcohol intake by the mother during pregnancy। और ये जितने भी फैक्टर होते हैं इसमें बायोलॉजिकल चेंजेस शामिल होते हैं, जैसे कि नियोनेट इसमें दे रखे हैं, और ये जो होते हैं वो इसी कारण से होते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी के समय में जो मदर होती है वो अल्कोहल का सेवन करती है। One recent study reported that prenatal exposure to alcohol is related to depression in children। एक स्टडी जो है उसमें इस बात का खुलासा किया गया या रिपोर्ट किया गया कि जन्म से पहले अगर अल्कोहल की जो उपस्थिति है या एक्सपोज़र है वो चिल्ड्रन की डिप्रेशन से जो है जुड़े रहते हैं या संबंधित होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसमें आगे दे रखे हैं। इससे पहले जो मैंने बताया था ये ऊपर वाला पैराग्राफ तो क्लियर हो। इसमें नियोनेट है, एक वर्ड मैंने नहीं बताया था। इसका मीनिंग होते हैं जो नए बच्चे होते हैं उसको नियोनेट कहा जाता है। जो जन्मे हुए बच्चे होते हैं ख़ास करके ये 4 वीक्स से भी कम के एज के होते हैं तो इसको नियोनेट कहे जाते हैं। अब आगे दे रखे हैं कि इंटेंस और परसिस्टेंट सेंसिटाइजेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू सीवियर स्ट्रेस माइट ऑल्सो इंड्यूस हाइपर रिएक्टिविटी। कहते हैं अगर गहरे तरीके से या लगातार अगर सेंसिटाइजेशन कराई जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इन रिस्पॉन्स टू सीवियर स्ट्रेस, जब सीवियर स्ट्रेस हो रही होती है तो ये भी जो है कहते हैं ये अगर सारी चीज़ें कराई जाती है तो माइट ऑल्सो इंड्यूस हाइपर एक्टिविटी, तो ये भी हाइपर रिएक्टिविटी का जो है कारण बन सकता है। एंड ऑल्टरेशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम, और इससे न्यूरोट्रांसमीटर जो सिस्टम होती है उसमें परिवर्तन हो सकते हैं। लिविंग चिल्ड्रन वल्नरेबल टू लेटर डिप्रेशन, और ऐसी स्थिति में जो है बच्चे जो है वो बाद में जो है डिप्रेशन के लिए काफ़ी कमज़ोर पड़ जाते हैं या आसानी से डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, तो आगे दे रखे हैं आपके लेटेस्ट सम अप में देखते हैं क्या सब दे रखे हैं। अब ये चैप्टर जो है आपका एंड होने जा रहा है, यूनिट 1 जो है।
मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन आर रिलेटिवली कॉमन। कहते हैं बच्चों में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो प्रायः जो है सामान्य होते हैं। दिस इज़ डिफाइंड एज ए डिस्टर्बेंस इन द एरियाज ऑफ रिलेशनशिप, फीलिंग्स, बिहेवियर और डेवलपमेंट। इसे एक डिस्टर्बेंस के रूप में जो है परिभाषित की जाती है, खास करके उन क्षेत्रों में जैसे कि रिलेशनशिप में, फीलिंग में, बिहेवियर में और डेवलपमेंट में। ठीक है, दीज डिस्टर्बेंसेस मस्ट बी सफिशिएंट सेवेरिटी एज टू रिक्वायर प्रोफेशनल इंटरवेंशन। ये जो डिस्टर्बेंस होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट होना चाहिए और ये काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट सेवेरिटी का होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा उग्र टाइप की होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसमें जो है प्रोफेशनल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, इसीलिए ये प्रोफेशनल इंटरवेंशन के हिसाब से ये डिस्टर्बेंस होनी चाहिए। मैनी डेवलपमेंटल, इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आर शॉर्ट लिव्ड। बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंटल, इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम है जो कुछ समय के लिए है, काफ़ी ज़्यादा समय के लिए नहीं होते हैं। फॉर इंस्टेंस, fears in small children, temper tantrums in toddlers and periods of defiance in adolescent are common। कहते हैं उदाहरण के लिए छोटे बच्चों में अगर डर देखा जाए, टॉडलर्स जो अभी चलना भी नहीं सीखा हो सही से, उसके अंदर में अचानक जो गुस्सा आता है, गुस्सा का विस्फोट होता है, उसको देखा जाए। और अगर एडोलेसेंट्स के अंदर में डिफाइंस की पीरियड देखा जाए, डिफाइंस का मतलब होता है ढीठपन, मतलब हम नहीं करेंगे, मतलब मन में बैठा के रख लेता है मुझे ये काम नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे तो ये सारी चीज़ें कॉमन होती है। दे में कॉज वरी फॉर ए पीरियड, यह कुछ पीरियड के लिए जो है चिंता का कारण बन सकते हैं, विदाउट एवर नीडिंग एनी प्रोफेशनल इंटरवेंशन। और ऐसी स्थिति में किसी भी प्रोफेशनल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, हाउएवर इफ़ ए चाइल्ड इज़ डूइंग समथिंग दैट इज़ आउटसाइड द रेंज। कहते हैं लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा रेंज से बाहर कोई गलती करता है, कुछ करता है, यू वुड एक्सपेक्ट फॉर हिज और हर एज, जितना कि आप उनके मतलब एज से जो है उम्मीद करते हैं और जो परिस्थिति है, सर्कमस्टांसेस से है, एंड इज़ आइदर कॉजिंग और एक्सपीरियंसिंग डिस्ट्रेस, या वो डिस्ट्रेस को एक्सपीरियंस करता है या उसका कारण बनता है, देन देयर इज़ ए प्रॉब्लम विथ मेरिट्स अटेंशन। तो यहाँ पर मैं बहुत ही गौर से जो है आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ख़ास करके ये चीज़ जो है ऐसे चिल्ड्रन में हो सकते हैं और उन सभी में हो सकते हैं हु केयर फॉर देम। ठीक है, इन द चिल्ड्रन देमसेल्व्स एंड ऑल दोज हु केयर फॉर देम। सिमिलरली इफ़ व्हाट ही और शी इज़ डूइंग इज़ गेटिंग इन द वे ऑफ लिविंग ए रीजनेबल लाइफ। इसी तरीके से जो भी वह कर रही होती या कर रहा होता है, वो इस तरीके से होता है कि रीज़नेबल जो लाइफ होती है, उचित ज़िंदगी को जीने के लिए जो है जो ज़रूरी है, अगर वो उससे बाहर होकर कर रहे होते हैं, गेटिंग इन द वे। ठीक है, तो यहाँ पे एक समस्या है, देयर इज़ ए प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, आगे दे रखे हैं चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स आर ऑफ्टन ऑर्गेनाइज्ड इन टू ब्रॉड कैटेगरीज। चाइल्डहुड डिसऑर्डर को जो है अक्सर वो दो मुख्य कैटेगरीज में जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, कॉल्ड एक्सटर्नलाइजिंग एंड इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर्स, जैसे कि एक्सटर्नलाइजिंग और इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर्स कहे जाते हैं। एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय बिहेवियर्स। जो बाहर के डिसऑर्डर्स होते हैं जो दिखाई देते हैं, ये बिहेवियर्स के द्वारा इसको अलग किया जाता है, जैसे कि इसमें एग्रेसिवनेस आते हैं, नॉन कॉम्प्लाइंस आते हैं, ओवर एक्टिविटी आते हैं और इम्पल्सिवनेस आते हैं। मैंने सारा मीनिंग को जो है चैप्टर में एक्सप्लेन कर दिया है, और आप दोबारा से एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। एंड इंक्लूड द DSM-4 TR कैटेगरीज ऑफ ADHD। और ये जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, इनके जो DSM-4 TR के कैटेगरीज है उसमें शामिल है। कंडक्ट डिसऑर्डर CD शामिल है और अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर ODD शामिल है। इसके बाद जो इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर है, जो अंदर ही होते हैं, जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, ये ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जिसको कि इनवर्ड फोकस एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर के द्वारा अलग की जाती है या कैरेक्टराइज की जाती है। जैसे कि इसमें डिप्रेशन आते हैं, सोशल विड्रॉल आते हैं, एंग्जाइटी आते हैं। ये बच्चों में आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसके अंदर ही अंदर ऐसा बच्चों में मन में चलता रहता है। इसमें चाइल्डहुड एंग्जाइटी भी आते हैं और मूड डिसऑर्डर भी आते हैं। आगे दे रखे हैं इसमें कि
जो अटेंशन डेफिशिट डिसऑर्डर है इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बिहेवियर। ये तो बहुत ही कॉमन बिहेवियर है, काफ़ी ज़्यादा ये बच्चों में ये प्रॉब्लम होती है। इन दिस डिसऑर्डर द चाइल्ड शोज़ इम्पल्सिव ओवर एक्टिव बिहेवियर। इस डिसऑर्डर में चाइल्ड क्या होते हैं, बिना सोचे समझे कोई मतलब अचानक सा कोई एक्टिविटी कर बैठते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, ओवर एक्टिव बिहेवियर होते हैं। दैट इंटरफेयर्स विद हिज और हर एबिलिटी टू एकम्प्लिश टास्क, जो कि उन्हें अपनी टास्क को पूरा करने में जो क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं या परेशान करते हैं। द मेजर अप्रोचेस टू ट्रीट हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन हैव बीन मेडिकेशन एंड बिहेवियर थेरेपी। जो मुख्य जो अप्रोच है, ये जो तरीका है या दृष्टिकोण है जिससे कि हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन को ठीक किया जाए, मतलब टू ट्रीटिंग हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन, वह है कि डॉक्टर के द्वारा दी जाने वाली दवा है और साथ में बिहेवियर थेरेपी है। यूजिंग मेडिकेशंस फॉर चिल्ड्रन इज समवॉट कंट्रोवर्शियल। कहते हैं बच्चों के साथ अगर डॉक्टर की दवा को अगर आप यूज़ कर रहे होते हैं तो ये कुछ विवाद का विषय होता है। समवॉट मतलब कुछ जो है कंट्रोवर्शियल होते हैं। बिहेवियर थेरेपी particularly cognitive behavioral methods have shown a great deal of promise in modifying the behavior of hyperactive children. Behavior therapy खास करके जो cognitive behavioral methods हैं इसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉमिस को दिखाया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है सपोर्ट किया है खास करके हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन के बिहेवियर को बदलाव करने के लिए। आगे दे रखे हैं इन कंडक्ट डिसऑर्डर, जिसको CD कहा गया है, ए चाइल्ड एंगेजेस इन परसिस्टेंट एग्रेसिव और एंटी सोशल एक्ट। इसमें बच्चा जो है लगातार कोई आक्रामक या जो समाज में नहीं करना चाहिए उस एक्ट में जो है लग जाते हैं। द पॉसिबल कॉजेज ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर और डिलिंक्वेंट बिहेवियर इंक्लूड बायोलॉजिकल फैक्टर्स, पर्सनल पैथोलॉजी, फैमिली पैटर्न्स एंड पीयर रिलेशनशिप। कहते हैं जो खास कारण है जिसके कारण कंडक्ट डिसऑर्डर होते हैं या डिलिंक्वेंट बिहेवियर होते हैं, इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर, पर्सनल पैथोलॉजी, फैमिली पैटर्न्स और पीयर रिलेशनशिप शामिल होते हैं। आगे चलते हैं। आगे दे रखे हैं इसमें चिल्ड्रन हु सफ़र फ्रॉम एंग्जाइटी और डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स टिपिकली डू नॉट कॉज ट्रबल फॉर अदर्स थ्रू देयर एग्रेसिव कंडक्ट। कहते हैं ऐसे बच्चे जो कि एंग्जाइटी या डिप्रेसिव डिसऑर्डर से सफ़र होते हैं वो टिपिकली जो है वो दूसरों के लिए जो है ट्रबल का कारण नहीं बनते हैं अपने एग्रेसिव कंडक्ट के जरिए। रैदर दे आर फियरफुल शाय, और सचमुच में वे काफ़ी ज़्यादा जो है संकोची होते हैं, डरे हुए होते हैं, विड्रॉन होते हैं, कहीं से अलग थलग होते हैं, इनसिक्योर होते हैं, असुरक्षित होते हैं, एंड हैव डिफ़िकल्टी अडेप्टिंग टू आउटसाइड डिमांड, और बाहर की डिमांड को जो है उनके अनुकूल ढलने में उनको दिक्कत होती है। द एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में बी कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम एंग्जाइटी, विड्रॉल और अवॉइडेंस बिहेवियर। जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर है इन्हें एक्सट्रीम एंग्जाइटी, विड्रॉल और अवॉइडेंस बिहेवियर से अलग किया जा सकता है। अ लाइकली कॉज इज़ अर्ली फैमिली रिलेशनशिप दैट जनरेट एंग्जाइटी एंड प्रिवेंट द चाइल्ड फ्रॉम डेवलपिंग मोर एडेप्टिव कोपिंग स्किल्स। और एक संभावित जो कारण होते हैं, जो शुरुआती फैमिली की जो संबंध होते हैं जो कि एंग्जाइटी को जन्म देते हैं, जनरेट एंग्जाइटी मतलब एंग्जाइटी या चिंता को जन्म देते हैं और बच्चों को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं, खास करके एडेप्टिव कोपिंग स्किल्स को डेवलप करने में। ये सारे चीज़ मैंने बता रखे हैं। एडेप्टिव कोपिंग स्किल्स होते हैं अपने हिसाब से माहौल में ढल जाना, कोई भी ख़राब सर्कमस्टेंस आता है तो उसको उसके अकॉर्डिंग टू अपने आप को ढाल लेना। ये सब सारे जितने भी होते हैं ये एडेप्टिव कोपिंग स्किल्स में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे ग्लॉसरी में जो है 1.11 में जो है आपको देख सकते हैं, इसमें दे रखे हैं। सबसे पहले देखेंगे डिस इनहिबिशन क्या होते हैं। इसमें इनहिबिशन में डिस लग गया तो लैक ऑफ रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट तो जानते ही है, मतलब कहीं पर में आपको अपने आप को रोकना है, लेकिन अगर उसकी कमी होती है तो उसको ये लैक ऑफ रेस्ट्रेंट कहा जाता है। इसी को डिस इनहिबिशन कहे जाते हैं। उसके बाद है इनकार्सरेशन, आर साइलेंट होंगे इसमें। डिटेंशन ऑफ ए पर्सन इन जेल, किसी भी पर्सन को जेल में पकड़ के रखना, इसको इनकार्सरेशन कहा जाता है। इसके बाद है रेसिडिविज़म, एक क्रॉनिक टेंडेंसी टुवर्ड रिपीटिशन ऑफ क्रिमिनल और एंटी सोशल बिहेवियर, मतलब एक ऐसे बीमारी या दिमागी बीमारी जिसमें कि क्रिमिनल या एंटी सोशल बिहेवियर को बार बार रिपीट करने का मन करता है किसी को, अब बार बार वही एक्ट करता है। और स्टेट ऑफ रिटर्निंग हैबिचुअली टू क्राइम, या वो बार बार जो है उसे क्राइम करने की आदत पड़ जाती है। एक बार तो क्राइम कर देता है, मान के चलो, फिर से उसको जेल में डाल दिया, फिर से निकला, फिर से वही क्राइम करने लगा। तो ऐसे जो व्यक्ति होती है उसके अंदर में रेसिडिविज़म आ जाती है।
ठीक है, तो इसके साथ यूनिट एंड हुआ। आई होप यू वुड हैव एंजॉयड दिस यूनिट वेरी वेल ऑफ ब्लॉक 2 ऑफ BPC 014 of psychopathology. Now we'll enter into unit 2, and by then take care of yourself. Enjoy such videos I have uploaded so far of BPC 014 of block 1 and all the videos, and you can also share your friends for better helping nature to others. Okay, thank you by then. तो इसके बाद जो नेक्स्ट है आपके, वो है आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में दे रखे हैं। यहाँ देख सकते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये देखिए, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर दे रखे हैं। ये क्या होते हैं, ठीक है, ये कुछ कारक होते हैं जिसके बारे में इसमें डिप्रेसिव डिसऑर्डर के कुछ रीजंस को कनेक्ट करके बताया गया है इसमें। और यहाँ पे देख सकते हैं कि लिख रखा है कि लर्निंग ऑफ मैल एडेप्टिव बिहेवियर्स अपीयर टू बी इम्पॉर्टेंट इन चाइल्डहुड डिप्रेसिव डिसऑर्डर। कहते हैं मैल एडेप्टिव बिहेवियर तो जानते ही है, ऐसे बिहेवियर जिसमें बच्चा अपने आप को कहीं एडजस्ट नहीं कर पाता है, उसी को मैल एडेप्टिव बिहेवियर कहा जाता है। इसकी जो लर्निंग है ये इम्पॉर्टेंट मालूम पड़ती है खास करके चाइल्डहुड डिप्रेसिव डिसऑर्डर में, ठीक है। A number of studies have indicated that children's exposure to early traumatic events can increase their risk for the development of depression. कहते हैं बहुत सारे ऐसे स्टडीज़ की गई है, उसमें यह दर्शाया गया है वो इंडिकेट कर चुकी है ये सारी बातें कि अगर बच्चों को ट्रॉमेटिक इवेंट्स, शुरुआत में अगर ट्रॉमेटिक इवेंट्स उसके लाइफ में काफ़ी हुआ है और उसको एक्सपोज़र कर दिया जाए, अगर उससे उनका सामना करवा दिया जाए, तो इससे क्या होगा, उनके जो डिप्रेशन की जो बढ़त है या डेवलपमेंट है, उनका खतरा और बढ़ जाने की संभावना हो सकती है। कैन इंक्रीज दियर रिस्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिप्रेशन। कहने का मतलब इनका यह है कि जितना हो सके शुरुआत की दौर में बच्चों को ज़्यादातर ट्रॉमेटिक इवेंट्स का सामना नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। ट्रॉमेटिक मतलब जानते ही, मैंने पहले से बताया था कि कोई घटना ऐसी हो जाए जिससे कि आपकी लाइफ में जो है वो हमेशा आपके दिल दिमाग पे छाए रहता है, ठीक है। चिल्ड्रन हु हैव एक्सपीरियंस्ड पास्ट स्ट्रेसफुल इवेंट्स आर ससेप्टेबल टू स्टेट्स ऑफ डिप्रेशन दैट मेक देम वल्नरेबल टू सुसाइडल थिंकिंग अंडर स्ट्रेस। कहते हैं ऐसे बच्चे जिसने कि पास्ट स्ट्रेसफुल इवेंट्स को अनुभव किया है, आर ससेप्टेबल मतलब ऐसे बच्चे संदेहशील होते हैं ऐसे डिप्रेशन की अवस्थाओं के लिए। स्टेट्स का मतलब ये अवस्था होगा, राज्य नहीं होगा, ठीक है। दैट मेक देम वल्नरेबल टू सुसाइडल थिंकिंग, जो कि उन्हें सुसाइडल थिंकिंग की ओर आसानी से ले जाती है, क्योंकि ऐसे बच्चे स्ट्रेस में होते हैं, अंडर स्ट्रेस। चिल्ड्रन हु आर एक्सपोज टू नेगेटिव पेरेंटल बिहेवियर और नेगेटिव इमोशनल स्टेट्स में डेवलप डिप्रेस्ड मूड देमसेल्व्स। कहते हैं ऐसे बच्चे जैसे कि नेगेटिव पेरेंटल बिहेवियर मतलब पेरेंट जो है हमेशा उनसे नेगेटिव बात करता है, नेगेटिव तरीके से बिहेव करता है, और ये चीज़ बार बार दिखाता रहता है बच्चों को, तो इसको एक्सपोज कहा जाता है। या उनके सामने नेगेटिव इमोशनल स्टेट्स आते हैं, मतलब जो अवस्था है वो बच्चों को दिखाया जाता है। तो ऐसे बच्चे जो है अपने आप में देमसेल्व्स क्या होते हैं, डिप्रेस्ड मूड जो है उनके अंदर में डेवलप हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, चाइल्डहुड डिप्रेशन हैज़ बीन फाउंड टू बी मोर कॉमन इन डाइवोर्स्ड फैमिलीज़। कहते हैं ऐसे फैमिलीज़ जिसमें तलाक काफ़ी हुआ है या डाइवोर्स्ड फैमिलीज़ है, ऐसे फैमिली में जो बच्चे होते हैं उनके अंदर में डिप्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाया गया है, हैज़ बीन फाउंड टू बी मोर कॉमन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे इसमें दे रखे हैं कि वन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ रिसर्च इज़ फोकसिंग ऑन द रोल ऑफ द मदर चाइल्ड इंटरेक्शन इन द ट्रांसमिशन ऑफ डिप्रेस्ड मूड। कहते हैं एक इम्पॉर्टेंट जो एरिया है खास करके यहाँ पर में दे रखे हैं कि रिसर्च की एरिया है जो कि मदर चाइल्ड इंटरेक्शन के जो रोल है उनके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं इन द ट्रांसमिशन ऑफ डिप्रेस्ड मूड, जिसमें डिप्रेस्ड मूड का जो है ट्रांसमिशन होता है। स्पेसिफिकली इन्वेस्टिगेटर्स हैव बीन इवेल्युएटिंग द पॉसिबिलिटी दैट मदर्स हु आर डिप्रेस्ड ट्रांसफ़र देयर लो मूड टू देयर इन्फेंट्स। कहते हैं विशिष्ट रूप से देखा जाए तो जो छानबीन करने वाले हैं वो हमेशा ऐसी संभावनाओं को इवेल्युएट करते आ रहे हैं
कि ऐसे माताएं या मदर्स जो डिप्रेशन में रहती है, डिप्रेस्ड रहती है, वो अपनी लो मूड को क्या करती है, अपने बच्चों के ऊपर सीधा छोड़ती है, मतलब बच्चों तक ले जाती है, बच्चों के ऊपर वो उतार देती है, ट्रांसफ़र कर देती है। आपने कई बार देखा होगा जब माता पिता गुस्से होते हैं, माता गुस्से होते हैं, तो माता जी के गुस्से होने से बच्चा जो है वो अपना गुस्सा बच्चे पे छोड़ देते हैं और बच्चा जो है वो भी जो है डिप्रेशन में आने लगता है। और कैसे होता है, तो थ्रू देयर इंटरैक्शन। ये कैसे करते हैं, तो इंटरैक्शन के जरिए करते हैं, ठीक है, विद देम। डिप्रेशन अमंग मदर्स इज़ नॉट अनकॉमन एंड कैन रिजल्ट फ्रॉम सेवरल सोर्सेज। कहते हैं जो माताएं होती है उनके अंदर में जो डिप्रेशन की जो स्थिति होती है वह अनकॉमन नहीं होती है, असाधारण नहीं होती है, और ये बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिससे इनका रिज़ल्ट लिया जा सकता है। सम वुमेन बिकम डिप्रेस्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कुछ वुमेन ऐसे होते हैं जो कि गर्भावस्था के दरमियान में या उसके समय में डिप्रेस्ड हो जाती है, और फॉलोइंग द डिलीवरी ऑफ देयर चाइल्ड, या बच्चे के जन्म लेने के बाद जो है ऐसा हो जाती है। इन पार्ट बिकॉज ऑफ एग्जॉशन एंड हार्मोनल चेंजेस। कुछ जो है वो थकावट के कारण और हार्मोन के बदलाव के कारण ऐसा होता है। दैट अफेक्ट मूड, जो उनकी मूड को प्रभावित कर सकती है। आगे दे रखे हैं इसमें, several investigators have reported that marital problems, delivery complications and difficulties with the infant are also associated with depression in mothers. बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उन्होंने इस बात को बताया है कि जो शादीशुदा की जो समस्या है, मैरिटल प्रॉब्लम्स है, बच्चे के समय जब बच्चा होने लगता है तो उस समय जो कठिनाइयाँ हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, और जो डिफ़िकल्टीज़ है इन्फेंट के साथ, मतलब जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं उनके साथ, ये भी जुड़े होते हैं मदर की डिप्रेशन के साथ। Although most of the studies have implicated the mother-child relationship in development of the disorder, भले ही बहुत सारे ऐसे स्टडीज़ हैं उन्होंने मदर चाइल्ड रिलेशनशिप की जो के बीच जो रिलेशनशिप है डिसऑर्डर के डेवलपमेंट में, उनको जो है इम्प्लिकेट किए हैं, उनको बताए हैं। डिप्रेशन इन फादर्स हैज़ ऑल्सो बिन रिलेटेड टू डिप्रेशन इन चिल्ड्रन। और कहते हैं साथ में कि यहाँ तक कि मदर को ही नहीं बल्कि फादर के अंदर भी अगर डिप्रेशन है तो इसे भी चिल्ड्रन की डिप्रेशन से जो है जोड़ के देखा गया है। आगे चलते हैं, आगे दे रखे हैं इसमें, अनदर इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ रिसर्च इन चाइल्डहुड डिप्रेशन इन्वॉल्व्स द कॉग्निटिव बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। कहते हैं कि दूसरा जो इम्पॉर्टेंट लाइन है चाइल्डहुड डिप्रेशन के रिसर्च की, ठीक है, इसमें क्या इन्वॉल्व मतलब शामिल होते हैं, वो होते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। कॉग्निटिव मैंने बताया था कि आपका वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कोई चीज़ को समझने का तरीका कैसे होते हैं, और पर्सपेक्टिव का मतलब होते हैं कि आप अपने नज़र से, आप अपने ओपिनियन से किसी चीज़ को कैसे देखते हैं, ठीक है। Considerable evidence has shown that depressive symptoms are positively correlated with the tendency to attribute positive events to external, specific and unstable causes and negative events to internal, global and stable causes. कहते हैं एक उचित जो है एविडेंस या प्रमाण जो है वो इसने दिखाया है कि डिप्रेसिव जो सिम्टम होती है, डिप्रेशन के जो लक्षण होते हैं, वो सकारात्मक या पॉजिटिवली रूप से ऐसी टेंडेंसी से जुड़े होते हैं टू एट्रीब्यूट पॉजिटिव इवेंट्स, जो कि पॉजिटिव इवेंट्स को जन्म देते हैं या उनका श्रेय बनते हैं। टू एक्सटर्नल मतलब जो कि ऊपर तक ले जाते हैं, बाहर तक ले जाते हैं। स्पेसिफिक उसको विशिष्ट बनाते हैं, और एक अनस्टेबल कारण बनते हैं, कॉजेज़ बनते हैं। एंड नेगेटिव इवेंट्स टू इंटरनल, कहने का मतलब यहाँ पे ये है पॉजिटिव इवेंट्स होते हैं एक्सटर्नल, स्पेसिफिक और अनस्टेबल कॉजेज़ तैयार करते हैं, और नेगेटिव इवेंट्स जो है वो इंटरनल, ग्लोबल और स्टेबल कॉजेज़ का कारण बनते हैं। विद फैटलिस्टिक थिंकिंग, और इसमें एक विनाशक विचार भी होते हैं। एंड विद फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, और ऐसा फीलिंग होने लगता है कि कोई निस्सहाय हो गया है, कोई ऐसा लगता है कि उनके अंदर में कोई उनको मदद करने वाला कोई नहीं है।
For example, the child may respond to peer rejection or teasing by concluding that he or she has some internal flaw. एग्जाम्पल के लिए चाइल्ड जो है अपने साथी को जो है रिजेक्ट करके ऐसा रिस्पॉन्ड दे सकते हैं या उन्हें तंग करके, बाय कंक्लूडिंग दैट, वो इस बात को अंजाम देते हुए कि उसके अंदर जो है कुछ आंतरिक कमी है। फ्लॉ मतलब कमी होती है, आंतरिक कमी है, ठीक है। Hinshaw 1994 considers the tendency to develop distorted mental representation an important cause of depression. कहते हैं 1994 में हिंशॉ एक ऐसे व्यक्ति है, वो मानते हैं या कंसिडर करते हैं कि जो द टेंडेंसी टू डेवलप डिस्टॉर्टेड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, कि जो ख़राब जो मानसिक जो रिप्रेजेंटेशन है उनको जो डेवलप होने की जो रवैया है वो डिप्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट कॉज है। कहने का मतलब है कि आपका अगर माइंड अगर ठीक नहीं है, आप गलत तरीके से आप अपने माइंड में कुछ भर रखे हैं, तो ये चीज़ जो है डिप्रेशन का जो है इम्पॉर्टेंट कारण बन सकता है। इन एडिशन, चिल्ड्रन हु शो सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन टेंड टू अंडरएस्टिमेट देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस ओवर टाइम। और कहते हैं इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चे जिसके अंदर में सिम्टम्स के जो है लक्षण देखे जाते हैं, वो अपनी जो खुद की जो काबिलियत है समय के साथ उनको जो है कमज़ोर आंकना शुरू कर देते हैं। अंडर एस्टिमेट का मतलब कमज़ोर तरीके से किसी चीज़ को आंकना, हल्के में लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये बॉक्स है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड विद डिप्रेशन इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट। कहते हैं कुछ आगे हम ऐसे कुछ लक्षण देखेंगे, इन लक्षण को देख करके आपको पता लग जाएगा कि चिल्ड्रन या एडोलेसेंट के अंदर कोई न कोई डिप्रेशन है और उस डिप्रेशन से वो प्रभावित है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या है, देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड साइंस दैट में बी एसोसिएटेड विद चाइल्ड एंड एडोलेसेंट डिप्रेशन। कहते हैं ऐसे लक्षण या साइन जो कि चाइल्ड और एडोलेसेंट डिप्रेशन से जुड़े हो सकते हैं, वो क्या क्या हैं उसके बारे में दे रखे हैं। अगर कोई एडोलेसेंट्स या चिल्ड्रन को इस तरह का डिप्रेशन होता है तो इस तरह का आपको लक्षण उनके अंदर भी दिखाई देंगे। रिपीटेड कंप्लेंट्स ऑफ वेग फिजिकल सिम्टम्स, ठीक है। तो इसमें जो है ये जो ऐसे बच्चे होते हैं या एडोलेसेंट होते हैं वो खास करके वेग फिजिकल सिम्टम्स का बार बार कंप्लेंट करते हैं। मतलब ऐसा सिम्टम जो कि अनिश्चित होते हैं, वेग का मतलब अनिश्चित होते हैं और अस्पष्ट होते हैं। इसमें कुछ सिम्टम्स आपको मिलेंगे जैसे कि हेडेक है, सिर दर्द है, स्टमक एक है, पेट दर्द है, लेग पेन्स है, पैर में दर्द है, फीलिंग टायर्ड मतलब थका हुआ महसूस करते हैं, वेयरी मतलब काफ़ी लंबे समय से काम कुछ करते हुए जो है थक जाते हैं, उसको वेयरी कहा जाता है। डिज़ी मतलब ऐसा लगता है उनको चक्कर आता है। फीलिंग सिक टू द स्टमक, ऐसा लगता है उनका स्टमक ठीक नहीं हुआ है। नॉट फीलिंग वेल, वो अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो दे रखे हैं वह है फ्रीक्वेंट स्कूल एब्सेंसेस विदाउट मेडिकल सपोर्ट। बिना मेडिकल सपोर्ट के बार बार स्कूल से जो है गायब रहना। पुअर स्कूल परफॉर्मेंस, और उनका जो है स्कूल परफॉर्मेंस ख़राब होना। आगे दे रखे हैं कि इसमें एक्सट्रीम वल्नरेबिलिटी टू क्रिटिसिज्म, ओवरली सेंसिटिव, मतलब आसानी से जो है वो क्रिटिसिज्म के लायक हो जाते हैं। ओवरली सेंसिटिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। इसके बाद है रेकलेस एंड इम्पल्सिव बिहेवियर, हाईलाइटेड रिस्क टेकिंग। इनके अंदर में रेकलेस और इम्पल्सिव बिहेवियर होते हैं। रेकलेस का मीनिंग होता है कोई ऐसा काम करना जिसके अंजाम के बारे में आपको पता ना हो, और इम्पल्सिव का मतलब होता है बिना सोचे समझे कुछ बोलना या करना, अचानक से करना शुरू कर देना। उसके बाद हाइटेंड रिस्क टेकिंग, मतलब रिस्क लेने में काफ़ी ज़्यादा ऊपर होना। इसके बाद जो आगे का लक्षण है वह है लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन सोशल कॉन्टैक्ट। सोसाइटी में कॉन्टैक्ट करने में इनके अंदर रुचि नहीं होती है, उसकी लॉस होती है। विड्रॉल फ्रॉम प्लेइंग विद फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ खेलने में भी ये दूर रहते हैं। फ्रीक्वेंट कंप्लेंट्स ऑफ बोर्डम,
मतलब इनके अंदर में ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा सुस्त, काफ़ी ज़्यादा मन ना लगता हो, इनका बार बार ये क्या करते हैं, कंप्लेंट करते हैं। इरिटेबल आउटबर्स्ट होते हैं, चिड़चिड़ापन इनके अंदर में अचानक से छा जाता है। एंग्री प्रोवोकेशंस होते हैं, गुस्सा जो है वो या तो दूसरों को दिलाना चाहता है या इनके अंदर आ जाता है। हॉस्टिलिटी टुवर्ड अदर्स, दूसरों के प्रति जो है इनका जो नेचर रहता है वो फ्रेंडली नहीं होकर के दुश्मनी से भरा रहता है। अनएक्सप्लेन्ड क्राइंग, हमेशा चिल्लाता रहता है लेकिन बताता नहीं है कि क्यों चिल्ला रहा है। ईज़िली अपसेट, आसानी से अपसेट हो जाता है। टॉक ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम होम, बार बार कहता है कि घर छोड़ के भाग जाऊंगा और इसकी बात करता है। सब्सटेंस और अल्कोहल एब्यूज़, कोई मादक पदार्थ का या अल्कोहल का जो है ये यूज़ करता है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट में आपके रिपीटेड कमेंट्स दैट नो वन केयर्स अबाउट देम, बार बार यह कमेंट करता है कि उनकी कोई देख रेख नहीं करता, उनकी चिंता किसी को नहीं है। और नो वन लव्स देम, या कोई उनको लव नहीं करता। डिफ़िकल्टी विद रिलेशनशिप्स, उनका रिलेशनशिप को लेकर के उनको कठिनाइयाँ रहती है, ठीक है। अब ये जो बातें लक्षण बताई गई है एडोलसेंट और चिल्ड्रन में, अगर ये लक्षण देखी जाती है तो डिप्रेशन का शिकार माना जाता है। और इस चीज़ को जो है कहाँ से लिया गया है, तो NIMH फैक्ट शीट 2000 से लिया गया है, जो डिप्रेशन के ऊपर लिखा गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 1.8.2 में यह है कि ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, आखिर में डिप्रेशन तो है लेकिन इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। अब जो आगे है वह है कि ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का जो है इलाज कैसे होगा, उपचार कैसे होगा, उसके बारे में दे रखे। द व्यू दैट चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट डिप्रेशन इज़ लाइक एडल्ट डिप्रेशन, मतलब यह दृश्य कि चाइल्डहुड और एडल्ट डिप्रेशन जो है, एडोलसेंट की डिप्रेशन है वो एक एडल्ट डिप्रेशन की तरह होती है। हैज़ प्रॉम्प्टेड रिसर्चर्स टू ट्रीट चिल्ड्रन, इसने रिसर्चर्स को, इस रिसर्चर को मतलब मजबूर किया या उसको इस नतीजे तक पहुंचाया कि चिल्ड्रन को ट्रीट करने के लिए, उनको उपचार करने के लिए, डिस्प्लेइंग मूड डिसऑर्डर्स, ऐसे चिल्ड्रन जो मूड ऑर्डर दिखा रहे होते हैं, पर्टिकुलरली एडोलसेंट्स, खास करके जो एडोलसेंट्स होते हैं, हु आर व्यूड एज सुसाइडल विद मेडिकेशंस, जो कि डॉक्टर की दवा ले करके उपचार करने के बाद भी ऐसा मालूम पड़ता है कि वो घातक है, वो सही से उस दवा को जो है भरपूर आनंद नहीं ले पा रहा है, ठीक है। दैट हैव वर्कड विद एडल्ट्स, और ये ऐसे होते हैं जो कि एडल्ट के साथ काम कर चुके होते हैं, ठीक है। हु आर व्यूड एज सुसाइडल विद मेडिकेशंस दैट हैव वर्कड विद एडल्ट्स। Research on the effectiveness of antidepressant medications with children is both limited and contradictory at best. कहते हैं कि जो डिप्रेसेंट मेडिकेशंस होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट का मतलब होते हैं ऐसा दवा दारू जो डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है और उसमें डिप्रेशन को ख़त्म करने की समस्या होती है, मतलब डिप्रेशन को कैसे ख़त्म किया जाए उसके लिए वो दवाई दी जाती है। तो उनकी जो इफ़ेक्टिवनेस है उसके ऊपर जो रिसर्च किया गया, ख़ास करके बच्चों को लेकर के, ये दोनों ही लिमिटेड है और कॉन्ट्रडिक्टरी भी है। कॉन्ट्रडिक्टरी मतलब एक दूसरे का अपोजिट है, एक दूसरे के डिफरेंट है। एंड सम स्टडीज़ हैव फाउंड देम टू बी ओनली मॉडरेटली हेल्पफुल, और कुछ ऐसे अध्ययन है उसमें पाया गया कि ये जो है मॉडरेटली रूप से, मॉडरेटली मतलब ना तो ज़्यादा ना तो कम ये हेल्पफुल है, ना तो बहुत कम ही हेल्पफुल है और ना ही ज़्यादा ही हेल्पफुल है, मॉडरेटली। सम प्रेजेंट स्टडीज़ यूजिंग फ्लॉक्सिटिन प्रोजेक विद डिप्रेस्ड एडोलसेंट, कहते हैं कुछ हाल फिलहाल के स्टडीज़ जो है वो डिप्रेस्ड जो एडोलसेंट है उनको फ्लॉक्सिटिन को यूज़ करके देखा गया। उनके फ्लॉक्सिटिन होता है खास करके एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है जो कि मेंटल डिप्रेशन को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। हैव शोन द ड्रग टू बी मोर इफ़ेक्टिव देन ए प्लेसिबो, उन्होंने दिखाया है कि ऐसा ड्रग है जो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ये प्लेसिबो को तुलना में तो और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। प्लेसिबो होते हैं
एक प्रकार का ऐसा ड्रग जिसमें केमिकल तो नहीं होता है, लेकिन ऐसा पेशेंट को लगता है कि उसे ड्रग दिया गया है, लेकिन वाकई में वो ड्रग होता नहीं है। ठीक है। एंड रिसेंट स्टडीज़ हैव शोन फ्लॉक्सिटिन टू बी मोर इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि हाल फिलहाल की जो स्टडीज़ है, इसने फ्लॉक्सिटिन को जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव पाया है डिप्रेशन को उपचार करने में। ठीक है। अलॉन्ग विद कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी, और साथ के साथ जो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी को भी लिया है। ऑल दो कंप्लीट रिमिशन ऑफ सिम्टम्स वॉज सेल्डम ऑब्टेन्ड, भले ही पूरा का पूरा जो है जो रोग के लक्षण है उनका जो रिमिशन है वो कदाचित ही प्राप्त हुआ। मतलब सेल्डम का मतलब कदाचित या नहीं के बराबर जो है ये प्राप्त हुआ। कहने का मतलब इनका है कि रिमिशन का मतलब होता है कि उपचार होने के बाद कुछ समय के लिए कोई रोग ठीक हो जाता है, उसको रिमिशन कहा जाता है। तो कहते हैं फ्लॉक्सिटिन का यूज़ तो किया गया जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव था, लेकिन इसके बाद भी जो है सिम्टम को जो है पूरी तरीके से रिमिशन नहीं किया गया, और ये कदाचित ही ऐसा देखा गया। कदाचित का मतलब हो सकता है किसी में फ्लॉक्सिटिन का यूज़ करके ठीक किया गया हो, लेकिन पूरी तरीके से ये हर एक पेशेंट पे लागू नहीं हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो है आगे दे रखे हैं इसमें है आपके नेक्स्ट में एंटी डिप्रेसेंट जो मेडिकेशन है। एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन मैंने बताया था कि डॉक्टर के द्वारा दिया गया ऐसा दवा है जिससे कि आपको डिप्रेशन का इलाज हो सके, उसी को एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन कहा गया है। मे हैव सम अनडिज़ायरेबल साइड इफ़ेक्ट्स, इसके कुछ अनडिज़ायरेबल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। मतलब इस दवा को लेने के बाद आपको ये जो साइड इफ़ेक्ट आगे ये जो ब्रैकेट में दे रखा है वो आपको हो सकते हैं। इसमें पहले है नौसिया, इसको नौजिया भी कहा जाता है। इसमें उल्टी वगैरह आने का जो है चांस होता है। हेडेक, सिर दर्द, नर्वसनेस हो जाएगी आपकी। इनसोम्निया मतलब होते हैं आपको नींद नहीं आएगा, अनिद्रा हो जाएगा। एंड इवन सीजर्स, और अचानक सा ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होते हैं जिसके कारण से आपको सीजर सा होते हैं, अचानक सा आपके अंदर में हलचल पैदा हो जाती है। खास करके ये चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स में देखा जाता है। Attention is also being given to the increased risk of suicidal ideation। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ध्यान जो है इसके ऊपर भी दी जाने की ज़रूरत है कि जो सुसाइडल आइडिएशन का जो बढ़ती हुई खतरा है उसके ऊपर। ये सुसाइडल आइडिएशन का मतलब होते हैं कि एडोलेसेंट या चिल्ड्रन के अंदर में सुसाइड करने की जो थाट है या थिंकिंग है वो बरकरार रहती है। एंड बिहेवियर इन चिल्ड्रन, और जो बच्चों में जो बिहेवियर होती है एंड एडोलेसेंट्स में हु आर टेकिंग SSRIs फॉर द डिप्रेशन। कहते हैं जब डिप्रेशन के लिए SSRIs ले रहे होते हैं तो उस समय जो है ये ध्यान रखी जाने की ज़रूरत है। SSRIs आपके होते हैं खास करके एस फॉर सिलेक्टिव हो जाएंगे, और जो सेकंड एस है आपका उसको सेरोटोनिन कहा जाता है। आर का मतलब होता है रीअपटेक, और आई का मतलब हो गया आपका इनहिबिशंस। इससे क्या होता है, डिप्रेशन को ठीक किया जाता है। ठीक है। हाउएवर द यूज़ ऑफ एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन, लेकिन कहते हैं फिर भी एंटी डिप्रेसेंट के मेडिकेशन का जो यूज़ है या उपयोग है डिप्रेस्ड एडोलेसेंट्स के लिए, जो ऐसे एडोलेसेंट जो डिप्रेशन में चल रहे हैं, हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 3 to 5 fold ओवर द पास्ट 10 years। यह क्या हुआ है, पिछले 10 वर्षों में 3 से 5 गुना जो है बढ़ गया है। कहते हैं ये एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन जो है अब ये ज़्यादा जो है यूज़ में आने लगा है। ठीक है, चलिए आगे। तो नेक्स्ट जो है एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट विद चिल्ड्रन इज़ प्रोवाइडिंग ए सपोर्टिव इमोशनल एनवायरनमेंट। कहते हैं जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट या पहलू है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का बच्चों के साथ, वो है कि उसे एक इमोशनल एनवायरनमेंट दी जानी चाहिए जो सपोर्टिव हो, जो उसको मदद करे टाइम टू टाइम, इन विच दे कैन लर्न मोर एडेप्टिव कोपिंग स्टडीज, जिसमें बच्चा अपने आप को ढालना सीख सके, जिसमें अपने आप को बच्चा खुद को कैसे निपटाए सिचुएशन से उसको सीख सके, और साथ ही साथ इफ़ेक्टिव इमोशनल एक्सप्रेशन, और कैसे इफ़ेक्टिव इमोशनल एक्सप्रेशन को वो बर्दाश्त कर सके, उसके हिसाब से ढले, उसको भी वो सीख सके।
Older children and adolescents can often benefit from a positive therapeutic relationship. कहते हैं जो older children होते हैं और adolescents होते हैं वो positive therapeutic relationship से अक्सर फ़ायदा उठा सकते हैं, in which they can discuss their feelings openly, जिसमें वो अपनी फीलिंग को खुल करके जो है डिस्कस कर सकते हैं. Younger children and those with less developed verbal skills can benefit from play therapy. Younger children जो होते हैं या ऐसे जिसमें कि अभी बोलने की जो क्षमता होती है वो कमज़ोर है, ठीक है, वो प्ले थेरापी से फ़ायदा उठा सकते हैं. कंट्रोल्ड स्टडीज़ ऑफ psychological treatment with depressed adolescents have shown significantly reduced symptoms with cognitive behavioral therapy. कहते हैं साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के जो कंट्रोल्ड स्टडीज़ है जो डिप्रेस्ड एडोलेसेंट के ऊपर की गई थी, इन्होंने महत्वपूर्ण तरीके से जो है सिम्टम को कम करना दिखाया है. मतलब इन्होंने बताया है कि सिम्टम जो है बहुत कम हुआ है इससे, और ये कैसा करके, तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करके. कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होते हैं जिसमें कि अनवांटेड थॉट वगैरह जो दिमाग में होती है जो डिप्रेशन का कारण बनती है उनको हटाया जाता है. और ये जो है ये बेक्स के कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच से जो है वो लिया गया. अप्रोच का मतलब दृष्टिकोण होता है, किसी को कुछ करने का जो तरीका होता है उसका अप्रोच कहा जाता है. बट ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, लेकिन कहते हैं पिछले कुछ वर्षों से द प्रीडोमिनेंट अप्रोच फॉर ट्रीटिंग डिप्रेशन इन चिल्ड्रन, कहते हैं जो महत्वपूर्ण या काफ़ी ज़्यादा जो देखे जाने वाली जो अप्रोच है, दृष्टिकोण है, खास करके बच्चों को डिप्रेशन को ठीक करने के लिए और एडोलेसेंट्स के लिए, हैज़ बीन द कंबाइंड यूज़ ऑफ मेडिकेशन एंड साइकोथेरेपी. इसमें देखा गया कि मेडिकेशन मतलब डॉक्टर के द्वारा जो दवा दिया गया है वो भी चलेगा और साथ में साइकोथेरेपी भी किया जाएगा. इसका साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग टू जो है इसको अलग से इलाज किया जाएगा. दोनों को मिलाकर जब इलाज करेंगे तो इससे बच्चों के डिप्रेशन या एडोलेसेंट की डिप्रेशन जो है वो दूर हो जाएगी. ठीक है.